जय हिंद दोस्तों। अब हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और हम करंट अफेयर की ये अक्टूबर की करंट अफेयर हम कवर करेंगे और इसमें देखेंगे कौन कौन से न्यूज़ हैं। तो हम सेक्शन वाइज ऐसे कवर करेंगे, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, इन सबको देखेंगे क्या क्या है, पर उनके बेसिस पे हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट वाइज आएगी। तो पहला पार्ट हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट है। पहले हम पॉलिटी और गवर्नेंस करेंगे, ये अभी सिर्फ अक्टूबर की है। फिर हम और ये विजन का हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक सीरीज़ टाइम टू टाइम रिलीज़ करते रहेंगे जो कि होगी PT 365, वो भी विजन की ही होगी। और जो भी हो सकेगा एग्जाम से पहले जितना रिवीजन हो सकेगा उतना करेंगे, अलग अलग सोर्सेज से एक जगह पे हम कर देंगे प्लेलिस्ट बना के। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। तो पहली न्यूज़ है जन योजना अभियान। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च की है और इंग्लिश में इसे बोलेंगे पीपल्स प्लान कैंपेन, हिंदी में है जन योजना अभियान। और ये किस लिए यूज़ की गई है? तो पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को लागू करने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान, PDP। ठीक है, और देखते हैं इसका एम क्या है। इसका एम है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान। मतलब पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो भी होंगे पंचायती राज में, गाँव देहात में जो भी प्लान लागू होंगे उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। और ये ऑल टायर में होना चाहिए, ऑल टीयर्स में, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल एंड ये सब जो होता है उसमें लागू होगा। तो इसमें क्या होगा कि थीमेटिक गैप्स जो होंगे ये आइडेंटिफाई किए जाएंगे। किसके द्वारा? पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे ये थीमेटिक डेवलपमेंट गैप्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनके बेसिस पे प्लान्स बनेंगे और उन्हें लागू किया जाएगा। ठीक है, और एक ग्राम स्वराज पोर्टल है, उसमें ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को पब्लिश कर दिया जाएगा कि कौन से विलेजेस में ये प्लान्स होंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, महत्व देख लेते हैं। जैसे इंप्लीमेंटेशन एफिशिएंसी में क्या है, मनरेगा जो है वो ग्राम सभा को रिव्यू करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा कि कौन कौन से काम हुए, कौन से नहीं हुए। और डिसीजन मेकिंग में माई गवर्नमेंट साथी 2.0, तो ये इसमें पब्लिश होता रहेगा पार्टिसिपेशन का, क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्या नहीं लिए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्टिसिपेशन रहेगा और स्वच्छ भारत अभियान कम्युनिटी वॉलंटियर जो है इसमें कवर होंगे। लोकल नॉलेज, मतलब लोकल बेसिस पे कि वहाँ की क्या डिमांड है क्या नहीं, उनके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाएगा प्लान और उन्हीं को ही फिर इंप्रूव किया जाएगा। मान लो किसी विलेज की सड़कें खराब हैं तो उसे फिर सही किया जाएगा। वहाँ पर मान लो पास में कोई पॉन्ड है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर मान लो पास में पॉन्ड है या फिर वहाँ पर फ्लड आ जाती है जिसकी वजह से ये सब खराब हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लान तैयार किए जाएंगे और फिर उसके बाद उसमें लागू किया जाएगा उस प्लान को। ठीक है, अब इसमें चैलेंजेस देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर फंडिंग नहीं है और इसमें कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट से पहले परमिशन लेंगे कि फंड्स आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे, किसके से परमिशन लेनी है, लागू कैसे होगा, प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा, ये सब थोड़ी दिक्कत करने वाली है। लैक ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव ऑफ पीपल हु बी इन्वॉल्व, मतलब उनका लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, उनको पैसे कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, एक चीज़ होती है कि क्लाइंट एटीट्यूड, कि मान लीजिए कोई इंसान है थोड़ा रिजिड है, वो काम करने में थोड़ा दिक्कत दे सकता है। और मतलब एटीट्यूड होता है ना, गांव देहात में या शहर में भी लोग थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, ये काम नहीं करना ही नहीं करना, पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे, इन सारी चीज़ों को एटीट्यूड में प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, अभी फॉरवर्ड क्या हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। ठीक है, और बिहेवियर चेंज लाना लोगों के अंदर, ये सारी चीज़ें इसमें हम ठीक कर सकते हैं। दूसरी न्यूज़ देखते हैं हम। दूसरी न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किए गए हैं इसके लिए, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के लिए, टू इंश्योर एक्सेस फ्री लीगल एड टू प्रिजन इनमेट। मतलब लीगल सर्विस जो होती हैं उनको एक्सेस हो पा रही है नहीं हो पा रही प्रिजनर्स को, तो उसके लिए कुछ डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, इशू किए हैं। देखते हैं वो कौन कौन से डायरेक्शन है। पहला है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन SOP 22, यानी SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। 2022 में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाया गया था, तो वो उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा। स्ट्रेंथ एंड मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथ करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। तो प्रिजनर लीगल एड क्लिनिक क्या होता है, ये असिस्टेंस के लिए होती है प्रिजनर के लिए, कि उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको प्रॉपर एड मिल रही है नहीं मिल रही है। तो ये सारी इन सब चीज़ों के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। तीसरा दिया है अपडेट करना है स्टैटिकल डेटा के टाइम टू टाइम। और 1 2 3 4, चौथा है आपका इंस्पेक्शन एंड ऑडिट ऑफ वर्क, मतलब कोई मान लो केस है उसका इंस्पेक्शन या ऑडिट वगैरह ये कहाँ तक पहुँची कहाँ तक नहीं पहुँची, इसका भी डायरेक्शन दिया है। 5वां है अवेयरनेस क्रिएट करने का, कि लोगों के पास वो फ्री एड के बारे में अवेयर हैं या नहीं है, तो उसकी डायरेक्शन दी है। फिर पीरियोडिक रिपोर्टिंग की ये मान ली गई है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से, ये पीरियोडिक रिपोर्टिंग मान ली गई है। ये 6 डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो देखते हैं कुछ लीगल सर्विस एड जो होती है, लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके बारे में कुछ कर लेते हैं। ये क्या काम करती है? ये लीगल एड प्रोवाइड करती है, फ्री में करती है। ठीक है, जो किन लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि सभी के लिए, उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में। ठीक है, और लीगल एडवाइस रिप्रेजेंटेशन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मीडिएशन, नेगोशिएशन, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, इन सब चीज़ों में असिस्ट करेगी। फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है लीगल एड का, वो है आर्टिकल 21, आर्टिकल 39 है। और इसे लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था इस एक्ट के द्वारा। और इसके 3 टियर हैं, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि ये हमारी वेलफेयर जस्टिस के लिए काम में आता है, राइट्स की प्रोटेक्शन करता है, रूल एंड लॉ को स्ट्रेंथन करता है, लीगल अवेयरनेस लाता है। तो ये कुछ इसके महत्व है। फिर देखते हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया। गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई जिसका नाम है दिशा स्कीम, जिसके फुल फॉर्म है डिजाइन इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया। टेली लॉ है ऑनलाइन, ठीक है। न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोग्राम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, न्याय मित्र प्रोग्राम स्टार्ट किया। फिर लोक अदालत के बारे में आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम एक डेट आती है, उसमें लोक अदालत चलती है गाँव में, जिसमें जाके हम अपने केस निपटा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, वीमेन को प्रीफर करेगा, चिल्ड्रन को प्रीफर करेगा, SC/ST को प्रेफरेंस देगा, जो विकलांग लोग हैं उनको प्रेफरेंस देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी के लिए है ये, तो जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल रिप्रेजेंटेशन, उनके लिए है। तो इसमें क्या क्या इशूज़ आते हैं वो देख लेते हैं। अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, पुअर क्वालिटी एड मिलती है, इनसफिशिएंट फंडिंग है, फंडिंग नहीं प्रॉपर पहुंचती, और कॉम्प्लेक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मान लो कोई विकलांग है तो वो किस तरीके का विकलांग है, उसे दी जा सकती है नहीं दी जा सकती है। कुछ लोगों के पास पेपर्स नहीं होते कि भाई वो SC/ST से आते हैं नहीं आते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, परमिशन वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करते हैं। बैरियर टू एक्सेस ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मान लो कोई गाँव है एकदम आइसोलेटेड गाँव है, उसे लोक अदालत पहुँचने में कितना मतलब कहाँ पर लोक अदालत लगी है नहीं लगी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड मतलब थोड़ा बैरियर क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हिंदी में हो रही है, अब बोलने वाला कोई और लैंग्वेज बोलता है, मान लो गाँव का कोई आदमी है वो ट्राइबल एरिया से आता है, वो कोई और लैंग्वेज बोलता है, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या सही कर सकते हैं, फंडिंग को बढ़ा सकते हैं, सिंप्लीफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, अवेयरनेस चला सकते हैं, जैसे एक अवेयरनेस चला था हक हमारा भी तो है @75 कैंपेन इन 2022, ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर रेटिंग में, हक हमारा भी तो है। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, प्रिजनर रिकॉर्ड को हम डिजिटली अवेलेबल कर सकते हैं, साइट बना के डेडिकेटेड साइट होनी चाहिए, उसके बारे में हम मॉनिटरिंग और देख सकते हैं कोई केस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो ये है एक न्यूज़, और आगे देखते हैं कौन सी न्यूज़ है अक्टूबर की। तीसरी न्यूज़ है राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो इसका देखते हैं। इसे 20 साल हो गए राइट टू इन्फॉर्मेशन को लागू हुए, 2005 में आई थी ये स्कीम, और 2025 में इसको 20 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये सिटीजन का राइट है टू सिक्योर एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक जजमेंट था जिसका नाम था राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट केस है, जो कि जिसने स्टैब्लिश किया राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। ये इंपॉर्टेंट है, अंडर आर्टिकल 19 में हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है। फिर देख लेते हैं इसमें ये जो है इसका एक अमेंडमेंट लाया गया था, जिसे अपोजिशन बोल लो या क्रिटिक बोल लो, जिसने एक तरीके से इस एक्ट को डाइल्यूट कर दिया। इसमें क्या हुआ, सेंटर डिसाइड करेगी कि टर्म्स क्या होगी, सैलरी क्या होगी, अलाउंसेस क्या होंगे, और अदर टर्म सर्विसेज ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के इनके टर्म सैलरी अलाउंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब आप मुझे ये बताइए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी चीज़ डिसाइड करेगी कि उनका टर्म कितने साल का होगा, सैलरीज कितने साल कितनी होंगी, अलाउंसेस क्या मिलेगा, तो वो फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये है इसका क्रिटिक प्रॉब्लम जो ये अमेंडमेंट ने क्रिएट किया। फिर देखते हैं एक अमेंडमेंट है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इन्होंने एक्सेम्प्टेड ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, मतलब किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जैसे एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठी थी पीएम मोदी की डिग्री को लेकर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की से मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। उसने बोला कि ये किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो इसी एक्ट के तहत ही दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रही है, ठीक है। तो इसके कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। इसके चैलेंजेस हैं कि इनऑर्डिनेट डिले है, बैकलॉग्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और कुछ एग्जाम्पशन इसके अंदर डाल दिए गए हैं। जैसे एक PM केयर फंड कोविड के टाइम पे लाया गया था, जो कि RTI के तहत हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते कि कौन सा फंड किस किस्म कहाँ यूज़ किया गया, कितना फंड आया, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। एक ये प्रॉब्लम जो मैंने बताई, डाइल्यूशन थ्रू अमेंडमेंट्स 2019, ठीक है। एक प्रॉब्लम इसमें यह है ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, करप्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा। पार्टीज इसमें मतलब एक तरीके से सहयोग नहीं करती, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, एजुकेशन नहीं है इसके बारे में, ठीक है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो RTI एक्टिविस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्शन का बहुत डर रहता है कि मान लीजिए किसी न किसी गवर्नमेंट को कोई स्कैम हो जा करके है, तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं इस लॉ के अंदर, ठीक है। बाकी देख लेते हैं इसके कुछ वे फॉरवर्ड क्या है। रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड ARC रिपोर्ट, उसमें ARC सेकंड ARC में इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन दी है। वो क्या है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए, एडुकेट स्टाफ रिक्रूट किया जाए, और रिकॉर्ड होनी चाहिए हर RTI इन्फॉर्मेशन का, और वो एक्सपर्ट के द्वारा किया जाए। ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टाफ की अच्छी तरीके से। तो ये जो भी था अक्टूबर के न्यूज़ में RTI के बारे में। और कुछ एग्जाम्पशन हम देख लेते हैं क्या क्या हम RTI के थ्रू नहीं मान सकते, कि अगर कोई इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को हर्ट करता है तो उसको नहीं हम RTI के तहत मान सकते हैं। अगर हमारे फॉरेन रिलेशन ख़राब कर रहा है कोई इन्फॉर्मेशन, उसको हम नहीं मान सकते। कोई दंगा हो जाएगा किसी इन्फॉर्मेशन को लीक करने से या मांगने से, तो वो नहीं हम मान सकते। और किसी की प्रिविलेज लीक हो रही है, ब्रीच हो रही है, उसको नहीं हम मान सकते, पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर की। और अगर किसी इन्फॉर्मेशन से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, वो नहीं मान सकते। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कोई फॉरेन गवर्नमेंट और इंडिया का कोई ट्रीटी हुई है, कोई एग्रीमेंट हुआ है और वो कॉन्फिडेंशियल रखी गई है वो इन्फॉर्मेशन, लाइक हमने कुछ हेलीकॉप्टर मांगे फ्रांस से या USA से, और उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल हमने मान लीजिए उसमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजी उसमें इंस्टॉल करवाई है, और वो हम उजागर नहीं करना चाहते ताकि हमारे दुश्मन देशों को वो उसका पता ना लगे, तो उसे हम नहीं मान सकते कि भाई उस हेलीकॉप्टर में से क्या टेक्नोलॉजी है, क्या नहीं है, क्या कैसे। तो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम नहीं मान सकते, ठीक है।
ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते जो जिसके कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है या उसमें कुछ रोक हो सकती है, उस इन्वेस्टिगेशन से उस पर कुछ असर पड़ सकता है, वो नहीं मांग सकते। कोई कोई कोर्ट ने किसी चीज़ इन्फॉर्मेशन को मना किया है पब्लिक में रिलीज़ होने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन हम नहीं मांग सकते। तो या फिर किसी की सेफ्टी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है उस इन्फॉर्मेशन से, जैसे एजेंट्स होते हैं हमारे, रॉ एजेंट होते हैं, आईपी एजेंट होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मांगने से मान लीजिए कोई सेफ्टी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो नहीं मांग सकते। चौथी न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न दिखाया है ग्राम न्यायालय के ऊपर, विलेज कोर्ट जो होते हैं उनके लिए कुछ कंसर्न दिखाया है। देखते हैं कंसर्न क्या है। पहला कंसर्न ये है कि ग्राम न्यायालय जो बनते हैं स्टेट में वो मैंडेटरी हैं या नहीं है, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर देखते हैं रिसोर्सेज की बहुत कमी आती है, स्टेट गवर्नमेंट में फंड नहीं मिलते हैं ग्राम न्यायालय के लिए। दूसरा कंसर्न ये दिखाया है, और तीसरा कंसर्न ये दिखाया कि बर्डन जो है वो हाई कोर्ट पर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो तीसरा कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखाया है। अब हम ग्राम न्यायालय के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ग्राम न्यायालय जो है किस चीज़ के लिए बना है, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए बना है कि जस्टिस जो है किसी भी हमारे नागरिक को ऐसा ना हो कि उसे नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया है जो कि सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका इतना अच्छा है नहीं, तो उनके लिए हमने ग्राम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। एक न्याय अधिकारी नियुक्त होता है जो स्टेट गवर्नमेंट करती है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ। ठीक है, ये टॉप अधिकारी होते हैं न्याय अधिकारी, और इसमें दोनों तरीके की सुनवाई होती है, सिविल और क्रिमिनल दोनों, और ये कॉन्सिलेशन के थ्रू डिस्प्यूट्स को हल किया जाता है। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो एविडेंस एक्ट है वो उसको मैंडेटरी नहीं है कि इसमें ये बाउंडिंग होगा कि भाई एविडेंस एक्ट है उसको बाउंडिंग माना जाएगा, बाइंडिंग है। ठीक है, इसमें इसका जो बेसिस है जस्टिस का वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर एक इन्फॉर्मेशन ये है कि सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, इसको वैलिडेट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, एक अपील डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट का वैलिड है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपील कर दिया गया। और देखते हैं सेक्शन 6A सिटीजनशिप एक्ट का क्या कहता है। ये अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, इसे ऐड किया गया था सेक्शन 6A को, और किस चीज़ से रिलेटेड है, असम अकॉर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करता है, 29 को ये वायलेट नहीं करता है कि वहाँ का लोकल कल्चर को ये कुछ ख़राब कर रहा है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है कि वो कुछ ऐसा दिक्कत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने और एक बात बोली है कि 24 मार्च 1971 जो कट ऑफ डेट मानी गई है वो रीजनेबल है, क्योंकि लेकिन उसमें PIL में बोला गया था कि ये रीजनेबल डेट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रीजनेबल डेट है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था उस दिन। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था बांग्लादेश में, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने माइग्रेट किया था इंडिया के अंदर। एक न्यूज़ ये है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये है यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। ये क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है पोस्टल पॉलिसीज़ और सर्विसेज को पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये स्टैब्लिश हुई थी 1874 में, ट्रिटी ऑफ बर्न जो है स्विट्जरलैंड में, और इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में, बर्न में। इंडिया इसका पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। ये क्या करती है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या करती है, इसमें मैटर जो होते हैं इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर को ये देखती है। तो ये न्यूज़ में कैसे है, इसकी जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो है 2024 में अक्टूबर में न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और ये हर 4 साल में एक बार इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये क्या करती है, ये स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, किस चीज़ के लिए, फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड हार्नेसिंग इन्फॉर्मेशन। क्या काम करती है, ये ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट को एक तरीके से एलोकेट करती है कि रेडियो का स्पेक्ट्रम कौन से देश को कितना होगा, सैटेलाइट ऑर्बिट जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं ऑर्बिट की उसकी डिस्टेंस या फिर उसका जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे चीज़ों को ये एलोकेट करती है। ये असिस्ट करती है कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट के लिए, किस चीज़ की, टेक्नोलॉजी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें असिस्ट करती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये अक्टूबर की पॉलिटिकल गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज़ थी, 6-7 न्यूज़ है, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे बार, तो हमारा अक्टूबर की न्यूज़ कवर होगी। फिर हम आगे और भी सेक्शन से न्यूज़ करेंगे, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एथिक्स हो गया, इनसे रिलेटेड आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।